नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में तख्ता पलट, अब आगे क्या। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी समेत पूरे देश में बढ़ते विद्रोह के कारण पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। वहीं इससे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीएम ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। आपको बता दें कि सितंबर की उमस भरी सुबह को हजारों लाखों नेपाली छात्र छात्राएं क्रांति की एक कॉल पर नेपाली देश भर के प्रमुख शहरों की सड़कों पर उमड़ पड़े। नेपाल का युवा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन के खिलाफ पहले ही सुलग रहा था, आक्रोशित था। लेकिन सरकार ने जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, तो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर अपने सपने बुनने वाले ये युवा चिंगारी बनकर सड़क पर उमड़ पड़े। हालांकि नेपाल सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बाद भी मंगलवार सुबह प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पीएम ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा सुरंग के आवास में भी आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के घर के बाहर पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई। रोहतहट के चंद्रपुर नगर पालिका में भी आगजनी की खबरें सामने आई हैं। तो नेपाल जो है वो धुआं धुआं नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति पौडेल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें, लेकिन नेपाल जो है अभी भी सुलग रहा है। सोशल मीडिया पर बैन जरूर हटाया गया है, सोशल ऐप से बैन जरूर हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन अभी भी जारी है। और इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की इस हिंसक झड़प में मौत हो गई है। तो बैन जरूर हटाया गया है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। नेपाल में जिस तरीके से युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार नेपाल में चरम सीमा पर है, ऐसे युवाओं में पहले से ही आक्रोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में सरकार ने जब सोशल साइट्स पर बैन लगाया तो इन युवाओं का जो है आक्रोश वो सड़कों पर फूट पड़ा। नेपाल की प्रमुख इमारतों में, सरकारी कार्यालयों में, तमाम प्रमुख जो मंत्री हैं उनके आवासों में जो प्रदर्शनकारी युवाओं ने आगजनी की है, उनके आवास में आग लगा दी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आवास आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आगजनी की है, तोड़फोड़ की गई है। तो नेपाल जो है सुलग रहा है। युवा जो है, प्रदर्शनकारी युवा जो है नेपाल की सड़कों पर हैं और सोशल मीडिया बैन पर काठमांडू में बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें नेपाल जल रहा है, लेकिन युवाओं का जो प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन युवाओं का जो आक्रोश है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमुख इमारतों में आग लगा दी गई है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री और जो देश के प्रमुख नेताओं के आवास पर भी तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की खबरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें ढाका की सड़कों की हैं, जहां पर आपातकाल जैसी स्थिति है। तो पूरा नेपाल जल रहा है। युवाओं का आक्रोश जो है वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरा जो नेपाल है वो धुआं धुआं नजर आ रहा है और आपातकाल की स्थिति नेपाल में बन गई है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक संकट के साथ साथ जो युवाओं का आक्रोश है वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
और अब हम बात करेंगे पीड़ितों के संग साहब के बढ़े कदम। मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रमण रेती आश्रम और वृंदावन स्थित देवराहा बाबा आश्रम की समाधि पर पहुंचे। देवराहा बाबा आश्रम में साधु संतों का हाल चाल जाना और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं, उसकी जानकारी ली। आश्रम में मौजूद गायों के चारे की भी व्यवस्था शासन के द्वारा लगातार की जा रही है। मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह नाव पर सवार होकर आश्रम तक पहुंचे। आश्रम में पानी भरा हुआ है। मथुरा जिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ पानी में उतरकर आश्रम तक वो पहुंचे। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने के न्यूज की टीम से बात करते हुए बताया कि आज से यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। आने वाले समय में गंदगी और बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, समस्याएं आएंगी। उनको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं, तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सबसे प्रमुख समस्या जिलाधिकारी ने बताई कि किसानों की फसल बड़ी तादाद में तबाह हुई है, उसका जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सुशील भाई, मैं आज वृंदावन में उसी जगह पर वोट को लेके गया था। वहां पर मेरी सोच तो देवराहा बाबा आश्रम में साधु संतों से हालचाल जाना। डीएम ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने के न्यूज से बातचीत भी की। जिलाधिकारी की जो है वो इस आपदा के दौरान कार्यप्रणाली जो है वो सुर्खियां जरूर बटोर रही है, क्योंकि एक एक क्षेत्र में स्वयं पहुंचकर जिलाधिकारी निगरानी कर रहे हैं। आपदा राहत की जो निगरानी कर रहे हैं, नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पहुंचा नहीं जा सकता, उन क्षेत्रों में नाव से पहुंचकर आश्रमों में साधु संतों से हालचाल जान रहे हैं, वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं से हालचाल ले रहे हैं। साथ ही लोगों से जो प्रभावित लोग हैं, बाढ़ और आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनसे लगातार 1 to 1 करते नजर आते हैं जिलाधिकारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह इस समय हम पहुंचे हैं वृंदावन में। देवरा बाबा की जो समाधि है वहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो जल यहाँ पे जलमग्न है, जो समाधि है यहाँ पे लगभग घुटनों पानी है। लेकिन जिलाधिकारी लगातार धरातल पर पहुंचकर सारी व्यवस्था देख रहे हैं और जो यहाँ की जो खाने पीने की व्यवस्था है उसकी जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ पे एसडीएम उनको भी निर्देश दिए हैं कि जो खाने पीने की व्यवस्था है उसकी सारी व्यवस्था की। देखिए, ये हम सबके परम पूज्य श्रद्धेय बाबा देवराहा जी की समाधि स्थल है, जो यमुना जी के तट पर स्थित है। और जो पानी आया है उसे चारों तरफ देख रहे होंगे स्वयं, यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। और आज तो थोड़ा पानी कम हुआ है, अदरवाइज और भी पानी कल था यहाँ। 50 से अधिक संत यहाँ प्रसाद पा रहे हैं और कम से कम 400 से 500 गाय यहाँ गौशाला चलती है। तो हम लोग वही देखने आए हैं कि यहाँ कोई असुविधा तो नहीं थी, तो हम लोगों को समय से आ गए हैं। अभी वहाँ पशुओं के लिए चोकर और खल की आवश्यकता है, कुछ संत समाज के लिए आटा, घी, सब्जी की आवश्यकता है। वो अभी हमारा दूसरे स्टीमर से आ रहा है, अभी हम लोग यहाँ देंगे। उद्देश्य यही है कि ये जो संकट का समय है उसमें हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और निर्देश भी हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको तत्काल जो भी अनुमन्य सहायता है वो दी जाए। और इस संकट की घड़ी में प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, उनके खाने पीने की, उनके दवाई की, मवेशियों के चारे भूसे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सरकार ने पर्याप्त धन दे रखा है। उसके अलावा मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो ब्रजवासी हैं इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से उन्होंने भाईचारे का परिचय दिया है और जिस तरीके से सब लोग आए हैं, मतलब प्रेम मंदिर एक जगह पूरा जो बाढ़ रेस्क्यू सेंटर चल रहा है उसका पूरा 3 टाइम खाना कर दे रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है। इसी तरीके से अक्षय पात्र है जो लगभग 4,000 से अधिक लोगों को प्रतिदिन सवेरे शाम दोपहर में खाना दे रहा है। इसी तरीके से मानव सेवा संस्थान रूहानी आश्रम है, वो तो शुरू से ही लगातार लग करके वो लोग 3 टाइम खाना दे रहे हैं उनको। तो हम लोगों ने वो भी किया कि आटा, चावल, दाल सब हम भिजवा दें। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, कहा कि हमारे पास बहुत है, आपको और चाहिए तो हम अपने पास से दे दें। इसी तरीके से और स्वयंसेवी संगठन हैं, व्यापार मंडल है आपका, हमारे जो अधिवक्ता संघ है उन्होंने 10,000 लीटर पानी दिया है। तो हर आदमी सामने आ रहा है। कोई फोन करके कह रहे हैं, कुछ लोगों ने भूसा चोकर भेजा है। तो ये जो भाईचारा था वो यहाँ ब्रज की जो भाईचारा है वो देखने में आया। मुझे लगता है बांके बिहारी जी, भगवान जी जो है हम लोगों के साथ हैं
अब संकट का समय समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा, नीचे जा रहा है। अब इसके बाद हमारी चुनौतियां बढ़ेंगी, साफ सफाई की, टीकाकरण की, और जो महामारी फैलने का खतरा होता है बाढ़ के बाद, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से हमारे युवा अधिकारियों ने मेहनत की है, वो सारे 5 एसडीएम एकदम पहली पोस्टिंग में, ऑलमोस्ट सब पहली पोस्टिंग के अधिकारी हैं यहाँ, और उन्होंने जिस तरीके की मेहनत, और उनकी जो पूरी टीम है, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे नायब तहसीलदार हों, और हमारे एडीएम फाइनेंस, तो मतलब पूरी तरीके से इसी में रमे हुए हैं पंकज। तो सब ने बहुत मेहनत की, नगर आयुक्त ने बहुत मेहनत की है, सीडीओ साहब ने बहुत मेहनत की है, एसएसपी साहब लगातार लगे हुए हैं, सभी थाना प्रभारी लगे हुए हैं, एक एक सिपाही लगा हुआ है, कहीं भी कुछ भी आ रहा है सब तत्काल पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके की टीम हो और इस तरीके के डेडिकेटेड अधिकारी कर्मचारी हो, तो कोई भी संकट नहीं होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ मैया यमुना हम लोगों पर रहम करेंगी। इस समय और शायद जिलाधिकारी महोदय मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं और जो जिसको ज़रूरत है उसका समाधान कर रहे हैं लगातार। उन्होंने बताया कि जो ब्रजवासियों द्वारा सहयोग किया गया है, और अगर मैं अधिवक्ताओं की कहूँ तो उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। लगातार जिलाधिकारी द्वारा जिस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है, और जो समाज सेवी हैं उनका भी योगदान है, उसका भी जिलाधिकारी द्वारा, और जो फसलें बर्बाद हुई हैं अभी निरीक्षण करवा कर सर्वे करवाया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी सुशील चौधरी के न्यूज़ पुत्रा। और अब हम बात करेंगे बाढ़ की चपेट में फसलें बर्बाद। खबर कानपुर से है, जहां गंगा कटरी में बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक लगभग 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवार सड़क किनारे टेंट में रहने को मजबूर हैं। वहीं किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल और बाग पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव से पलायन भी शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में आपदा विशेषज्ञों की तैनाती करते हुए अस्थायी बाढ़ चौकियां बनाई है। साथ ही मेडिकल की एक टीम भी मौके पर तैनात की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को भोजन समेत अन्य जो इंतजाम है वो मुहैया कराए जा रहे हैं। तो 35 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रशासन इन गांवों का दौरा कर रहा है और लोगों को सहूलियतें उपलब्ध करा रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हुई है। राहत कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। हेल्थ कैंप लगाकर जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको सहूलियत पहुंचाई जा रही है। राशन पानी की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। हालांकि इस बीच कई जगह से ग्रामीणों के पलायन की भी खबरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के चलते जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ चौकी बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य, भोजन, पानी और तमाम जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो प्रशासन इन पीड़ित बाढ़ प्रभावित लोगों के पास तक पहुंचा रहा है। कई जो गांव हैं वो बाढ़ की जो विभीषिका झेल रहे हैं, वो ग्रामीण जो हैं पलायन करने को मजबूर हैं। जानवर जो हैं वो भी प्रभावित नज़र आ रहे हैं, मवेशी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। उनको भी राहत पहुंचाने का प्रशासन दावा कर रहा है, प्रशासन प्रयास कर रहा है। गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक लगभग 35 गांव हैं। यहाँ पे सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को कोई अभी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है और सारे लोग अपना अपना घर छोड़ के, ये हाईवे बना हुआ हाईवे पे आ रहे हैं। अपना ही जो भी उनके पास सुविधा है वो अपना ही सुविधा से अपना टेंट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपना ही सब कुछ कर रहे हैं। अभी हमको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। गाँव में आने जाने के लिए यहाँ के जो क्षेत्रीय जो प्रधान है वो कुछ क्षेत्र की जो नाव हैं, जो जिनके पास नाव है वो अपना लगा कर आना जाना कर रहे हैं। इसमें हम यही कहेंगे कि प्रकृति से जो गंगा जलस्तर बढ़ा है, पीछे पहाड़ों में अत्यधिक वर्षा से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो इससे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। और अभी आज और थोड़ा जलस्तर बढ़ेगा इसमें। अभी 8 सुबह 4,42,000 क्यूसेक पानी मतलब गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा है। यहाँ कानपुर नगर में जो कटरी ख्योरा ग्राम है, कटरी शंकरपुर सराय है, कटरी लक्ष्मी खेड़ा है, ये बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो कानपुर के 35 गांव
प्रभावित हैं और इन गांवों में हालांकि कई गांवों के लोगों का आरोप है कि वहां तक अभी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। और अब हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे घंटों ड्रामा सदन में हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की हत्या हुई है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की हत्या हुई है। विद्रोहियों ने झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया है। तो नेपाल से लगातार दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। नक्खू जेल से 1500 कैदी भी फरार हो गए हैं। तो नेपाल की स्थितियां जो है लगातार बिगड़ती नजर आ रही हैं। विद्रोहियों ने झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं झालानाथ नेपाल के, तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला देने की खबर सामने आई है। विद्रोहियों ने झालानाथ की पत्नी को जिंदा जलाया है। तो लगातार नेपाल से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो निश्चित रूप से अच्छी कही नहीं जा सकती हैं। नक्खू जेल से 1500 कैदी जो है वो फरार हुए हैं। विद्रोहियों ने झालानाथ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी को जिंदा जलाया है। तो नेपाल में प्रदर्शन लगातार जारी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें नेपाल की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं कही जा सकती है। नेपाल जल रहा है, आपातकाल की स्थिति है, राजनीतिक आपातकाल नेपाल झेल रहा है और कहीं ना कहीं हिंसक झड़प के बीच लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच दुखद खबर सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की हत्या कर दी गई है। उनको जिंदा जला दिया गया है। विद्रोहियों ने झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। इसके अलावा नेपाल के तमाम प्रमुख जो नेताओं के आवास पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। तो नेपाल की जो स्थिति, जो तस्वीरें सामने आई हैं और निश्चित रूप से हैरान करने वाली तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर बैन के बाद यह हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि अब सोशल मीडिया पर से बैन हटा लिया गया। उसके बावजूद भी नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन हटाने के बावजूद भी युवाओं का हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा भी हो गया। राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निश्चित रूप से हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और अब हम बात कर रहे हैं घंटों ड्रामा सदन में हंगामा। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां नगर निगम में वेतन, मान और स्थायीकरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सदन में पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पार्षदों ने कर्मचारियों के उत्पीड़न पर अधिकारियों का घेराव किया। आरोप है कि 30 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन स्थायीकरण अब तक नहीं हुआ है। सैनिटरी सुपरवाइजर ब्रजेश कुमार के स्थायीकरण न होने को लेकर पार्षद की नाराजगी देखी गई है। वहीं महापौर ने बीजेपी पार्षदों के विरोध को देखते हुए जांच बैठाई है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि अधिकारी अपने चहेते कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देते हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों को नजरअंदाज करते हैं। वहीं पार्षदों का कहना है कि 18,000 सामान्य वेतन अस्थायी कर्मियों का होना चाहिए। तो नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्थायीकरण को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। सदन में पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो सदन में पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। स्थायीकरण को लेकर अधिकारियों का घेराव किया है। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी अपने चहेतों का वेतन बढ़ा देते हैं, बाकी अन्य कर्मचारी जो है वो उनको अपने हाल पर छोड़ा जाता है। सदन में पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। और अब हम बात करेंगे राहुल का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा।
रायबरेली से अहम खबर, जहां रायबरेली संसदीय क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कांग्रेस भवन के मीटिंग हॉल का उद्घाटन करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिशा की बैठक में राहुल गांधी केंद्रीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के विरोध के बाद सरकार ने कई मुद्दों पर अपना रुख बदला है। जीएसटी पर 2 साल बाद रियायत दी गई है। किसान आंदोलन के दौरान उनके विरोध के बाद कृषि कानून वापस लिए गए। बिहार चुनाव में हाइड्रोजन बम वाले बयान पर शर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। बिहार में जन जागृति का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। ये बात अमेठी सांसद शर्मा ने की। तो 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। हमारे रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का इस रायबरेली जनपद में 2 दिवसीय दौरा 10 सितंबर और 11 सितंबर को तय हुआ है। 10 सितंबर को सुबह राहुल गांधी जी रायबरेली आ जाएंगे और सबसे पहले वो करीब 10 बजे हरचंदपुर विधानसभा के हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ उनका संवाद होगा, फिर उनका वो सम्मान करेंगे। इसके बाद वो शांति ग्रांड होटल में जो प्रजापति समाज है उनके साथ, उनके लोगों के साथ बैठक करेंगे और उनकी परेशानियों को उनके साथ साझा करेंगे। इसके बाद इस रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में गोरा बाजार में सम्राट अशोक का एक स्तंभ जो अभी हाल ही में बना है उसका वो लोकार्पण करेंगे। नेता रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल रायबरेली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी का रायबरेली 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो लखनऊ से बाई सड़क हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पे वो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद शहर के प्रगतिपुरम स्थित एक होटल में प्रजापति समाज के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। वहां से निकल करके राहुल गांधी गोरा बाजार जाएंगे, जहां पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। फिर मुलिया मऊ राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां पे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। वहां से सीधे वो भोईमऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। उसके बाद वो ऊंचाहार के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पे वो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन आएंगे, जहां पे दिशा की बैठक में राहुल गांधी अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार 2.5 महीने बाद एक बार फिर रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पे वो दिशा की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। रायबरेली के विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे, जहां बीते दिनों जो विकास कार्य को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर जिस मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर कितने प्रगति हुई, उसको भी राहुल गांधी जानने का कार्य करेंगे। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और अब हम बात करेंगे खाना खराब तबीयत नासाज। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज में सिडपुरा क्षेत्र के गांव कायमपुर में भागवत कथा के समापन पर रविवार की रात भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी मात्रा में भोजन बच गया। सोमवार सुबह ग्रामीणों में इसका वितरण किया गया। इसके सेवन के बाद करीब 100 लोगों की हालत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए ग्रामीण। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, लोगों का उपचार किया जा रहा है। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने पूड़ी सब्जी घर घर वितरित कर दी। लोगों ने इसका सेवन किया। दोपहर बाद से उनकी हालत बिगड़ने लगी। बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। एक के बाद एक परिवार में लोग पीड़ित हो गए। ग्राम प्रधान प्रीति और उनके पति संजीव सोलंकी को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने सिडपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर खबर दी। आपको बता दें, देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और उपचार किया। लोगों की हालत में सुधार नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती ही चली गई। कुछ लोगों को अमापुर, सिडपुरा, डुंडवारा, पटियाली स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती कराया गया। यहां से गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। मंगलवार को सुबह ही सीएमओ डॉक्टर राजीव अग्रवाल टीम लेकर गांव पहुंचे। यहां भी उपचार किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। खतरे की बात नहीं है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गांव में शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ये था 6 तारीख की शाम को हमारे गांव में विशाल भंडारा हुआ था।
जिसमें लगभग 5,000 आदमी आए थे भंडारा खाने के लिए। जो शाम को भंडारा खाने आए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो भंडारा बच गया था हमारे गांव में वो हमने अगली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पूरे गांव में बंटवाया था। तो वो भंडारा खाने के बाद लगभग गांव में 150 प्लस लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। वो भी शाम को 6 बजे के बाद। फैक्टली मैं भी 3-4 बजे के बाद मेरी भी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसमें दस्त, उल्टी और बुखार, चक्कर सभी था। भंडारा हुआ था तो जो रात की सब्जी बची हुई थी ना, 4 मतलब हुए भगोना, तो वो ट्रैक्टर में रख के सब्जी बांटी है, सब्जी और पूरी खाई है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सारे बीमार पड़ गए था। लगभग कितने लोग होते? कम से कम 200। भंडारा था, भंडारे की दावत खाने के बाद दूसरे दिन बीमार हो गया। भंडारा कब हुआ था? 6 तारीख को। और बीमार आप कल हुए हैं 7 तारीख को? 7 तारीख को रात। ऐसा क्यों? एक दिन बाद वो बच्ची सब्जी खाई थी, उस चक्कर में चल गया। लगभग कितने लोग बीमार हुए हैं? करीबन 100 के आसपास हैं। जिला अस्पताल में इस समय कितने लोग आए हुए हैं? 20-25 लोग हैं। कोई कायमपुर सिद्धपुरा की जगह है जहाँ से ये केस आए हैं। कोई आयोजन था धार्मिक जिसमें बासी प्रसाद इनको खा लिया था, इस तरह की बात बता रहे हैं वो लोग। और फूड पॉइजनिंग तो है ही वो, तो उसमें काफ़ी थोड़ा परेशानी हो रही है उन लोगों को। उल्टियाँ और जो इमोशन है वो रुक नहीं रहे। लगभग अपने यहाँ कितने मरीज आए होंगे इस समय? 12 मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती हैं और अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 3 एम्बुलेंस और आ रही हैं उनको लेके। तो हमारी बेड PM लोगों ने तैयार कर लिए हैं और भी सामान तैयार है। कासगंज के सिरपुरा ब्लॉक के कायमपुर गांव में बीती 6 तारीख को एक भंडारा हुआ था, जिसमें भंडारे का दूसरे दिन खाना खाने से गांव के लगभग 100 लोग फूक मरने का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जा पहुंची और कल देर रात तक गांव वालों को इलाज कराया गया, जहां भी 24 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार इस समय जिला अस्पताल में चल रहा है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।